मसाइल की दलदल में फंसे सिंध की बात कर लेते हैं, जिसके लिए सब परेशान हैं सिवाय सूबे पर हुक्मरानी करने वाली जमात के, जो मीडिया की चीखों पुकार पर कान धरती है, न आला अदालत के अहकामात की परवाह करती है। बिल्कुल हमजा, गुज़श्ता रोज़ कराची तजावुज़ात केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद सिंध सरकार पर बरस पड़े बरहमी का इजहार किया और दौरान समात उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है सिवाय सिंध के। बदकिस्मती है यहाँ पर कोई भी, या तो देखा जाए तो लंदन से या तो कोई दुबई से या कनाडा से हुक्मरानी करता दिखाई देता है। थरपारकर की बात की कि आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। एक आरओ प्लांट नहीं लगा वहाँ पर, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि अपनी हुकूमत से पूछ कर बताएं क्या चाहते हैं आप, जाएं अंदरूने सिंध में खुद देखें क्या होता है, सब नजर आ जाएगा। बिल्कुल, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ये भी रिमार्क्स दिए कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं, ये एक नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे, क्योंकि बहुत ही हम देखा कि समात में सख्त रिमार्क्स आए, बरहमी का इजहार भी किया गया है। इजहार बरहमी तो किया गया है। इस अहम मसले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, कराची की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि इजहार बरहमी किया जाता है और ये भी कहा जाता है सिंध में काम नहीं हो रहा है, एक उम्मीद जाग उठती है शायद अब काम हो जाएगा। हुकूमत फिर क्या करती है, वफाक पर मामला डाल देती है और नाले वाला सारा मामला तो उन्होंने कहा कि ये नाले में ही बह जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या हल है कोई, आपको नज़र आता है कि हम तो खुश होते हैं कि ऐसे रिमार्क्स आए हैं, अदालत ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है तो एक अमूमी सतह पे बात कर रही है। सिंध में, मैं बाकी जगहों का नहीं जानता, मगर सिंध में बहरहाल जो गवर्नेंस की जो सूरत हाल है वो जो आज के दौर के तकाजे हैं शायद उनको वो मैच नहीं करती। जहाँ तक इंक्रोचमेंट्स की बात है, नालों की बात है, देखिए अरबों रुपए थरपारकर में, थर में और इवन कराची में आरओ प्लांट्स लगाने के लिए खर्च किए गए। वो आरओ प्लांट्स जो हैं या तो बिजली नहीं है या बिजली जिस कंपनी ने, पाक ओएसिस ने वो आरओ प्लांट्स लगाए, वो लगा के वहां से हाथ झाड़ के चले गए। उसको सपोर्ट करने का कोई सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये जो एक नॉन गवर्नेंस जिसको कह लीजिए, ये आपको हर चीज में नजर आता है। लेकिन नाले कुदरती नाले हैं जिनसे बारिश का पानी जो है वो सपोजिडली समंदर में जाना चाहिए। उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हो गई, उनके साथ इंक्रोचमेंट्स हो गई। उसका नतीजा ये निकला कि उन नालों में, अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात, उन नालों में जो है डायरेक्ट स्विच कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा, जब आप स्विच कनेक्ट कर देते हैं तो वो, चूंकि पानी जो है उसको, नाले कुदरती हैं और कुदरत ने, पानी ने अपना रास्ता बनाया, मगर वो रास्ता स्विच के लिए नहीं था। स्विच बहुत डेंस होता है, उसकी वो जम जाता है और नतीजतन वो नाले जो हैं वो भर जाते हैं। और मतलब एक ऐसा गोरख धंधा है जिसको अल्लाह ही सुधार सकता है। देखिए, अगर आप स्विच को साफ करने की, जो जब आप बात करते हैं ना नालों को साफ किया जाएगा, तो बेसिकली कचरे और स्विच से साफ करने की बात होती है। अच्छा, वो चूंकि जम गया है और वो चूंकि बहता नहीं है, कि पानी की को ग्रेडियंट एक मुख्तलिफ चाहिए, बहुत ओथले ग्रेडियंट में पानी बह जाता है, स्विच नहीं बहता। अच्छा, दोनों तरफ जब इंक्रोचमेंट्स हो जाती हैं तो इस बात का एक्सेस नहीं रहता कि मशीन इक्विपमेंट जाके उसको ग्रैब करके निकाल सके। अच्छा, चलिए वो भी अगर हो गया, मसला ये कि आज आप उसको साफ करोगे, स्विच और कचरा तो पीछे से और आ रहा है, रोजाना की बुनियाद पे आ रहा है। तो एक ना जीत सकने वाली जो है ये एक लड़ाई है। अच्छा, क्योंकि इन चीजों की समझदारी नहीं है, इनको समझते नहीं है हम, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग द इफेक्ट्स, यानी कि जो असरात हैं उनसे लड़ते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, इससे देखा जाए तो कराची में जगह जगह पे तजावुज़ात हम लोगों को नजर आते हैं। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे कोई बड़े माफियाज कार फरमाए या फिर इनके पीछे कोई सियासी पुष्टपनाही है? देखिए, मैं और आप अगर ये चाहें कि इस शहर में किसी फुटपाथ पे एक चारपाई डाल के बैठ जाएं
तो यकीन जानिए हमें अगले 2 घंटे में जूते मार के वहां से उठा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो माफिया जिसको आप कह रहे हैं, इसके अंदर माफियाज हैं, बड़े बड़े मशहूर नाम हैं। देखिए ये तो वो शहर है जहां पर लैंड माफिया के डॉन्स पर पूरी पूरी कॉलोनीज और टाउन्स बसाए गए हैं। मोहम्मद खान कॉलोनी, जन्नत गुल टाउन, ये कच्ची, जिनको आप माफिया के डॉन्स कह रहे हैं ना, अच्छा ये डॉन्स अपने आप कुछ नहीं है। जब तक यहाँ पर रियासती इदारे, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA हो, रेलवे हो, कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, पुलिस, मैजिस्ट्रेट, जब तक ये सारे के सारे एक दूसरे की कमर ना खुजाएं, एक दूसरे को हिस्सा ना डाले, उस वक्त तक इंक्रोचमेंट्स नहीं हो सकती। रियासत की जमीन पे इंक्रोचमेंट्स होती हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट्स होती है, नदी नालों में इंक्रोचमेंट्स होती है। तो ये एक ऐसा ना खत्म होने वाला हिस्सा है, क्योंकि इसके अंदर सब एक दूसरे को वो कर रहे हैं। देखिए कराची में या सिंध में, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में, कोई SHO जब तक अपने हुकाम बाला को पैसे और अपने हुकाम बाला को खुश नहीं करता, उसकी पोस्टिंग नहीं होती। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जब तक सूबे के जो बिग बॉसेस हैं, नॉट नेसेसरीली चीफ मिनिस्टर, जब तक वो नहीं चाहे उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। जो चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि कनाडा से सिस्टम मिलता है, उन्होंने यूनुस मेमन का, मंजूर काका, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं बैठते। वो SSPs जो आज निकाल दिए गए हैं, रिटायर हो गए, जो बाहर बैठे, वो पूरा का पूरा पुलिस का सिस्टम आप समझते IG या एडिशनल IG चलाते। इट्स नॉट ट्रू। तो इस सारी चीज के अंदर, अच्छा जस्टिस गुलजार साहब का ये है कि उन्होंने कराची में पढ़ा, उन्होंने कराची से ग्रेजुएशन की, लॉ पढ़ा, वकील बने, जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, आज सुप्रीम। तो जब उनको कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है तो वो मेरे ख्याल में दिल में हंसते होंगे या दिल में रोते होंगे, क्योंकि मेरे और आप जैसे लोग सो वो मिलते हैं, उनको ताजा तरीन हर चीज फिंगर टिप्स पे होती है। ये मसला है एक। ठीक है सर, वे फॉरवर्ड है क्या? हम ये देखते हैं कि खा किसी की भी वफाक में गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की खुद ही क्यों गवर्नमेंट ना हो, ये देखा जाता है कि सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय वफाक से मजीद डिमांड्स ही की जाती हैं, उनसे ही सवाल किए जा रहे होते हैं। कोई वे फॉरवर्ड है सर, कोई हल है? पहली बात तो ये मसला सिर्फ सिंध हुकूमत का नहीं है, इस मुल्क के हुक्मरान तबकात का मसला है। सही। इस मुल्क में जो हुक्मरान तबकात है वो बहुत ही वैशी कोई जानवर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज और अपनी ग्रीड में इस मुल्क और इसके मुल्क के अवाम नास को ट्रीट करता है। जब तक वो रिश्ता नहीं तब्दील होगा, जब तक हुक्मरान तबकात जो है उनका और अवामुन नास का जो एक डिवाइड है वो नहीं खत्म होगा, उस वक्त तक आप बेहतरी नहीं देख सकते। उसके लिए एक मजबूत जमहूरी और सियासी अमल की जरूरत है, जिसको इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है ब्रेक्स ना लगा सके, और एक दफा वो सिलसिला चलेगा तो आज जो देखिए, आज तो आप सुप्रीम कोर्ट की उसकी कर रहे हैं, यही बातें हाई कोर्ट्स में होती हैं, यही बातें उसमें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि तमाम बल्दियाती या सिंध के इदारे या उनके अफसरान चोर हैं या डाकू हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आते हैं, मगर वो इस निजाम के अंदर जो इस मुल्क में बिलअमूम तौर पे जो है आज एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस निज़ाम की वजह से अच्छे लोग भी शिकस्त खा जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। इकरा, हमें ये भी जान लेना चाहिए कि जो अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उन पर कितना अमल हो रहा है, होगा नहीं होगा। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट सेल के। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ में पेविलियन एंड क्लब और पार्क में बने कमर्शियल प्लाजा को गिराने का हुक्म दिया है, सर कोई अमल दरामद हो रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारे पास, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं उसमें बड़े अहम ऑर्डर्स हैं। जो आपने देखा होगा कि उन्होंने पवेलियन क्लब से लेके और अलादीन पार्क में जो 450 प्लाजा 450 शॉप्स बनी है प्लाजा के अंदर, उसके बारे के अंदर उन्होंने हिदायत जारी की है। एक एसटी प्लॉट है तकरीबन 3 से 3,500 गज का, जो कि
प्लॉट है पार्क का, उसके लिए भी ऑर्डर्स किए हैं। आज इंशाल्लाह हम दोनों जगहों पे जो है हम ऑपरेशन करेंगे और अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तमाम हमारी मशीनरी, तमाम स्टाफ, पुलिस, रेंजर्स और तमाम इदारे जो है वो एक जगह पे जमा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करने के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे थोड़ी देर में जो है हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाइंस करते जाएंगे, उसकी रिपोर्ट जमा कराते जाएंगे। बशीर सिद्दीकी साहब, हमने देखा कि जब नहीं तो हम लोग इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तजावुज़ात के खिलाफ, जब भी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, इंतजामिया खुद क्यों नहीं हरकत में आती है? देखिए, आज जो ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सवाल ये बनता है। 25 साल के लिए अलादीन पार्क को जो है वो लीज पर दिया गया था और जो कि गैर कानूनी था। किसी भी प्राइवेट इदारे को सरकारी कोई चीज, उस पे हाई कोर्ट का स्टे था बाकायदा तौर पे। और सबसे अजीब बात यह है कि इसी जो कॉन्ट्रैक्टर है ये 25 साल के लिए और एक्सटेंड कर रहा था हाई कोर्ट के केस में। सुप्रीम कोर्ट का बहुत खूबसूरत फैसला है कराची के आवाम के लिए, जो कि इतना खूबसूरत फैसला कि उसने तमाम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया। और आपने देखा कि हम इतना बड़ा काम कर रहे थे, पाकिस्तान कास का काम कर रहे थे, जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला, जिसकी वजह से पूरी कराची पिछले साल डूब गई थी कि नालों पे तजावुज़ात की वजह से। उस पे भी जो है स्टे आ गए थे एंटी इंक्रोचमेंट के, हाई कोर्ट के और दीगर कोर्ट जैसे लोअर कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कल उन सब को जो है खत्म किया है और हिदायत जारी की है कि नाले पर तजावुज़ात खत्म की जाए ताकि कराची को आइंदा आने वाली बारिशों में महफूज किया जाए। तो ये ऑर्डर जो है कराची के लिए, कराची की बेहतरी के लिए एक मैंने कहा एक मरे हुए मुर्दे में जान डाल दी है। अब कराची खूबसूरत होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहकाम गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और आप ये कह रहे हैं कि अभी अमल दरामद उन पर हो जाएगा और तजावुज़ात को हटाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा कराची। ये भी उन्होंने कहा। हाँ जी, उम्मीद करते हैं। और ठीक है, इंतज़ामिया भी अगर यही कहे कि हमें कोई अदालत कहे कि ये कर दिया जाए तो हम कर लेंगे, तो ये सोचने वाली बात है इसके ऊपर। अच्छा, हम आगे चलते हैं, आपको पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, उनकी बिल्कुल मुशाबत वो रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और आजकल पाकिस्तान में काफ़ी नया सोशल मीडिया पे भी उनका नाम है जी सलीम उर्फ बग्गा। और गुज़श्ता 35 साल से वो साहिवाल में कुल्फियाँ बेच रहे हैं और शहरी जो है वो मज़ेदार कुल्फ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, कुल्फ़ी के साथ गायकी का जो अंदाज़ है ना, उसके वो दीवाने हैं और वो एक मुनफरिद अंदाज़ है। कैसा अंदाज़ है, एक रिपोर्ट हमने तैयार की, आपको वो साहिवाल के शहरी इसकी मज़ेदार कुल्फ़ी के साथ इसके गायकी के अंदाज के भी दीवाने हैं और लोग इसके मुनफरिद अंदाज़े फ़रोख्त से कुल्फ़ी खाने के लिए इसकी रेहड़ी पर दौड़े चले आते हैं। सलीम बग्गा का कहना है कि इसने किसी गुलकार से मुतासर होने के बजाय खुद से ही गायकी के इस अंदाज को अपनाया है और लोग इस अंदाज को खूब पसंद करके कुल्फ़ी खाने चले आते हैं। इसके गाहकों का कहना है कि वो अरसा दराज से सलीम बग्गा की मज़ेदार कुल्फ़ी खा रहे हैं। कुल्फ़ी खाने के साथ वो इसके अंदाज़े गायकी को भी पसंद करते हैं। बच्चों के लिए गलियों में रोज़गार कमाने वाला ये मेहनती शख्स अपने लाइफस्टाइल से बहुत खुश है। साहिवाल से उस्मान रज़ाक ने ये रिपोर्ट तैयार की, बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है। बड़ी क्लासिकल ये जो है ना कुल्फ़ी है, जिस तरह से वो सुरीली कुल्फ़ी है कह लिया जाए, जिस तरह से वो राग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग जो हैं वो खासे खुश होते हैं। बड़े बड़े अलग अंदाज होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े अलग अंदाज हैं। लोग कोई गोलगप्पे बेच रहा है तो उसका एक अलग अंदाज होता है। जो ये पाकिस्तानी ट्रंप ने कुल्फ़ी बेची है ये तो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा हमजा 1 पाउंड फिश वाला भी यही था। हाँ, किसको नहीं याद होगा 1 पाउंड फिश भी ऐसा ट्रेंड चला था, उस पर भी तौबा, उस पर भी बहुत सोशल मीडिया पे गाना था वो। फिर प्रॉपर जो है वो गाना उन्होंने
उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट हुआ, तो ये भी टैलेंट है जी। और वैसे कुल्फियाँ तो हमने खिला दी हैं अपने व्यूअर्स को। कोई मैंगो कुल्फी, मैंगो कुल्फी नहीं, मैंगोज की बात हो जाए, आम की बात हो जाए, क्योंकि मौसम भी है और वैसे तो आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, मगर पाकिस्तानी आम जो है वो अपने जायके, खुशबू और मिठास की वजह से वाकई फलों की दुनिया का जो है ना वो ताज उसको बादशाह है, बेताज बादशाह है। बिल्कुल ऐसे ही है इकरा। वैसे तो गर्मियों का कोई शख्स मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में इंतज़ार करता होगा, क्योंकि बहुत महदूद वक्त के लिए सर्दियाँ आती हैं और वो हमें पता है कि सर्दियाँ सुकड़ती चली जा रही हैं, लेकिन गर्मियाँ जब आ रही होती हैं तो एक अट्रैक्शन होती है उसमें, और वो होता है आम, कि जी के आम हम खाएंगे। जब पाकिस्तानी आम की पैदावार शुरू होती है तो उसकी महक बैरून मुल्क भी पहुँच जाती है और दुनिया भर से लोग पाकिस्तानी आम के दीवाने हैं। मगर इस बार चीन भी पाकिस्तानी आमों की खुशबू से महक उठा। बिल्कुल, और तारीख में हमजा ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी आमों की बराह रास्त पहली खेप जो है वो चीन पहुंच गई है। चार्टर तैयारों के जरिए 18 टन सिंदड़ी आमों की खेप जो है वो लाहौर से चीन के शहर लांचू पहुंची है। और रवां साल पाकिस्तानी आम की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और आम की पैदावार 18 लाख टन रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और रवां साल आम की बरामद का हदफ 1,50,000 टन मुकर्रर भी किया गया। बिल्कुल, और अगर बात की जाए बरामदी हदफ की तो उससे 12 करोड़ 75 लाख डॉलर हासिल भी होंगे। गुज़श्ता साल की अगर बात करें तो आम का बरामदी हदफ इसी साल जो है वो 80,000 मेट्रिक टन वो रखा गया था। खैर, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद साहब, उनसे जानेंगे कि ये जो फिगर्स हमारे सामने आई हैं ये दुरुस्त हैं। वहीद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा, ये जो फिगर्स हैं ये दुरुस्त हैं, अच्छी खबर है, आप क्या देख रहे हैं कि इतनी अब पजीराई क्यों मिल रही है पाकिस्तानी आमों को? वैसे तो हमेशा से मिलती रही है, इस साल ज़्यादा क्यों मिल रही है? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बात यह कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है आम की 18 लाख टन है, जो 29-25% शेयर सिंध का है और 1% खैबर पख्तूनख्वा का है और 70% पंजाब का है। हमारा जो 18 लाख की जो प्रोडक्शन है इसमें जो डाउनफॉल अभी तक जो डिक्लाइन हो चुकी है वो 20%। सिंध की जो प्रोडक्शन में कम से कम 35% का इम्पैक्ट पड़ा मौसम की वजह से। काफ़ी जो मई के मिड के अंदर काफ़ी आंधियाँ आई जिससे आम नीचे गिर गया है। अभी पंजाब का शुरू हुआ है, देखें मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसलिए कि हमारा सीज़न हमने एक्सपोर्ट डेट्स दी हुई है 25 मई को स्टार्ट हुआ था और ये सीज़न अक्टूबर तक जाता है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिछले साल हमने 80,000 टन टारगेट रखा था, मगर हमने 1,40,000 रिकॉर्ड कायम किया था हिस्ट्री का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने जब पिछले साल इतने इश्यूज़ थे हमारे पास कि बॉर्डर्स बंद थे, एयरलाइंस के इशू थे, तो वो सब मसले हल हुए, हुकूमत ने किए, तो फिर हमने टारगेट भी अचीव किया। बात ये कि जो आपने डिमांड की बात की कैसे इंक्रीज़ हुई, हमारे ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जो मार्केटिंग है वो स्ट्रेटजी जो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ख़ासकर मैं मीडिया को शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस तरह प्रमोट मीडिया कर रहा है आम को, हर चैनल इस बात को कर रहा है या न्यूज़पेपर बात कर रहा है, तो ये इंटरनेशनली खबर जाती है। और हम भी यही करते हैं कि जी मार्केटिंग हो, इसके फ़ायदे क्या हैं आम के। और बात ये कि जब से ये कोविड आया तो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले गए, लोगों ने अपनी फ्रूट्स एंड और वेजिटेबल जो है ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि जो मैंगो है फुल ऑफ विटामिन सी है और आपका जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। बात यह कि आपने जो बात की चाइना की, ज़रा सा ये मैं क्लियर कर दूँ कि चाइना पहली बार नहीं गया आम, चाइना खुला है 2004 में, मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाई। अभी भी हमने हुकूमत को 5 साल का प्लान दिया है कि अभी हम 6-7वें नंबर पे दुनिया के एक्सपोर्ट नंबर, हमने उनको 5 साल का प्लान में ये बताया है कि हम 5 साल में 3रे नंबर पे आ सकते हैं मैंगो के एक्सपोर्ट में, प्रोडक्ट वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज। हमें वैल्यू जो है अपनी अच्छी हासिल करनी है। और चाइना के लिए हमने उनको कहा है कि चाइना दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो का, और अगर हम यहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करें तो हम ये बहुत बड़ी मार्केट बना सकते हैं, क्योंकि चाइना का सीजन जून में ख़त्म हो जाता है, तो आगे हम जो है स्ट्रेटजी क्या करनी है कि चाइना एक अरब से ज़्यादा आबादी है,
हमने वहाँ पे सुपरमार्केट्स में जो रिटेल। बिल्कुल वहीद अहमद साहब इस बारे कहिएगा, क्योंकि आपने चाइना की बात की कि वहाँ पर सिंदरी आमों को जो है एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उसकी, तो सिंदरी के अलावा पाकिस्तान के जो दूसरे आम है, दूसरी इकसाम है, वो भी क्या उनके जैसे चौंसा हो गया, अनवर अटोल हो गया, इस किस्म के जो आम है वो भी चाइना में भेजे जाएंगे, उनको वो भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे? की मार्केट में जब हम लोग 2004 में इंट्रोड्यूस कराया था मैंगो, उसके बाद हम 2012 में गए थे, वहाँ पे हमने ये देखा मार्केट में, वहाँ का देखें हर एक कंज्यूमर बिहेवियर अलग है। ये नहीं कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर होगा वहाँ पे भी वही होगा। वो कहते हैं हमें आम जो है कम से कम 400 से लेके 500 ग्राम का आम चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज आम है वो काफ़ी वजनी आम है, तो वो एक यूज टू है उस पर। फिर हम लोगों ने वहाँ मार्केटिंग मतलब कि वहाँ पे जब हमने टेस्टिंग कराई मैंगो की, तो हमने ये देखा है कि उठा आम कोई नहीं रहा है, जब खा रहा है तो फिर वो आम को उठा रहा है, क्योंकि हमारे आम का जो है अपीयरेंस जो है ना, वो उसको हमने साफ करना है, उसकी कॉस्मेटिक लुक को क्लियर करना है, हमारी जो हार्वेस्टिंग तरीक़ेकार है उसको हमने बेहतरीन करना है, मॉडर्नाइज सिस्टम पे हमें जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या अनफॉर्चुनेटली 99.9% जो दरख्त लगे हैं वो 40 फुट तक हैं। आम तोड़ते तोड़ते 30% तो दरख्तों पे ख़राब हो जाता है आम, और फिर डंडों से टूटता है, तो फिर उसकी जो अपीयरेंस है वो नहीं आती। आम की डंडी के अंदर से सैप निकलता है, सैप जो है वो आमों को काला कर देता है। हम लोग तो यूज्ड टू बचपन से देख रहे हैं उस आम को, तो हमें वो नहीं है। इंटरनेशनली मार्केट में सीन एंड बिलीविंग, पहले आम की जो है खूबसूरती देखी जाती है, फिर टेस्ट सेकंड आता है। तो हम यही हुकूमत को कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पे जो दरख्त लगे वो हाइट में कम लगे 8 फुट तक। और बात ये कि हम कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा इशू एग्रीकल्चर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें अगर आप किसी चीज़ में भी ले लें, वीट में ले लें, कॉटन में ले लें, शुगर में ले लें, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मैंगो में ले लें, मैं कंपेयर अगर दुनिया से करूँगा हम बहुत पीछे चल। मैं मैंगो का एग्जांपल देता हूँ, हम 1 एकड़ में अगर 2 से 3 टन निकाल रहे हैं, दुनिया 10 टन निकाल रही है मैंगो, तो हम इतना पीछे है। तो हम एग्रीकल्चर मुल्क तो हैं, मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी वहाँ नहीं खड़ी होती, इसलिए किसान को पैसे सही नहीं मिलते। हमारी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट है पाकिस्तान में जो हम एक्सपोर्ट करें वो भी बहुत छोटी है। हमने पिछले साल $730 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी। हम हुकूमत को कह रहे हैं कि हमारी बास्केट बढ़ाएं, न्यू प्रोडक्ट, न्यू वैरायटीज हमें चाहिए, तो हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमने 10 साल का भी प्लान हुकूमत को दे दिया। अब हुकूमत के पास बॉल है, वो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्रीकल्चर की जिम्मेदारी सूबों के ऊपर है। ठीक है वहीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सिडी पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, पोटेंशियल मौजूद है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाए और फिर जो वो कह रहे थे जो दिखता है वो बिकता है, तो हमें जो है उसकी थोड़ी सी जो है ना पेरेंट्स को कह लिया जाए बेहतर करना है, हमें उसकी कॉस्मेटिक जो है कुछ बेहतरी लेके आनी है, जिससे पाकिस्तानी आम जो है वो ज़्यादा बिक सकता है और एक्सपोर्ट हम फिर ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा ज़र मुबादला भी कमा पाएंगे। हमजा यहाँ पे हमें ब्रेक भी लेनी है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस।